लेकिन उसके लिए असल मसला पैरों में मौजूद कड़े थे। गो उसे यकीन था कि पैरों वाले कड़ों में बटन सादा होंगे, क्यों न कि हाथ जकड़े होने की वजह से वहाँ तक जब किसी सूरत भी नहीं पहुँच सकते थे तो उन्हें स्पेशल लॉक लगाने की कोई ज़रूरत ना थी। अब मसला मसला अफराद के मौजूदगी का था, इसलिए इमरान को ये कहानी बनानी पड़ी थी, वरना तो कर्नल सोबरिक ने बाहर जाने पर मादा होना ही ना था और वो अपनी कार्रवाई शुरू ना कर सकता था। वो आदमी पानी की बोतल उठाए उसके करीब आकर रुका और उसने बोतल का ढक्कन खोलकर उसे इमरान के मुंह से लगा दिया। लेकिन दूसरे ही लम्हे कटाक कटाक की आवाज़ गूंजी और फिर उससे पहले कि वो आदमी चूकता, इमरान ने दोनों हाथ बिजली की तेज़ी से हरकत में आए और एक धमाके के साथ ही वो फौजी चीखता हुआ उछलकर दीवार के साथ खड़े हुए अपने दूसरे फौजी से जा टकराया और वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे ही थे कि इमरान बिजली की तेज़ी से अपने पैरों पर झुका और फिर जब तक वो दोनों उठकर खड़े होते इमरान अपने पैर आज़ाद करा चुका था, लेकिन उसके साथ ही उसका जिस्म किसी छलावे की तरह उछलकर एक तरफ हुआ और मशीन गन की गोलियों का बरस्ट ठीक उसी जगह पड़ा जहां एक लम्हे पहले इमरान मौजूद था। दूसरे फौजी ने इमरान पर फायर उस वक्त खोल दिया था जब वो नीचे गिर कर उठ रहा था। पहले ब्रेस्ट के ज़ाया हो जाने पर उसने तेज़ी से उस तरफ मशीन गन का रुख मोड़ा जहां इमरान मौजूद था, लेकिन उस बार इमरान ने यकतलफ हाई जंप के अंदाज में छलांग लगाई और गोलियां उसके पैरों के नीचे से निकलती चली गईं। इस दौरान वो फौजी जो इमरान को पानी पिलाने का लगा था अपनी मशीन गन की तरफ लपका जो दीवार के साथ खड़ी थी कि इमरान के जिस्म ने यकतलफ कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो उछलकर ऐन उस फौजी की जो मशीन गन उठाकर तेज़ी से मुड़ रहा था कि ओट में हो गया और पलक झपकने में वो फौजी चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल गिरा, क्योंकि उसके साथी ने इमरान पर फायर करने के लिए मशीन गन को तेज़ी से घुमाया था। लेकिन इमरान उस दौरान उस फौजी के जिस्म की ओट में आ चुका था और उसके साथ ही उसकी मशीन गन इमरान के हाथों में पहुंच गई और वो फौजी अपने साथी के हलाक होने पर एक लम्हे के लिए जैसे सुन्न सा होकर रह गया था और यही वक्फा उसकी मौत का बायस बन गया, क्योंकि उसी लम्हे इमरान की मशीन गन से गोलियां निकलीं और वो भी चीखता हुआ नीचे जा गिरा। गोलियों ने उसका सीना छलनी करके रख दिया था। उसके साथ ही इमरान तेज़ी से घूमा और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और फिर वो दौड़ता हुआ अपने साथियों की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसके सारे साथी भी आज़ाद हो चुके थे। सफदर ने दूसरी तरफ मशीन उठा ली। अब क्या करना है इमरान साहब, यहाँ तो बेशुमार फौजी हैं होंगे, सफदर ने कहा। अब और कोई ज़रूरत नहीं कि हम इस मिज़ाइल हाउस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें, हमें यहाँ से असला हासिल करना होगा, इमरान ने कहा और दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसने दरवाज़ा का लॉक खोला ही था कि उसके कानों में दूर से किसी के तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ पड़ी और ये आवाज़ सुनते ही इमरान समझ गया कि यह आवाज़ कर्नल सोबरक के कदमों की है, क्योंकि वो लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था, इसलिए उसके चलने से मखसूस किस्म की धप धप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कर्नल सोबरिक आ रहा है और जिस तेज़ी से वो आ रहा है उससे लगता है कि उसने हमारे बारे में कोई ख़ास बात मालूम कर ली है, अब हमने उसे कवर करना है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो सब दरवाज़े की दोनों साइडों पर दीवार के साथ पुश्त लगाकर खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज़ दरवाज़े पर सुनाई दी और फिर दरवाज़ा एक धमाके से खुला और कर्नल सोबरक जैसे ही अंदर दाखिल हुआ इमरान उस पर झपट पड़ा। दूसरे लम्हे कर्नल सोबरक उसके सीने से लगा हुआ खड़ा था। सफदर ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब बोलो कर्नल सोबरक, क्यों ना तुम्हारी गर्दन तोड़ दी जाए, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे मत मारो मामा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें जजीरे से बाहर भिजवा देता हूँ, कर्नल सोबरक ने रुक रुक कर कहा। गर्दन पर इमरान के बाजू के बेपनाह दबाव से उसका चेहरा खासी हद तक मस्ख हो गया था। हमने जजीरे से बाहर नहीं जाना, बल्कि हमने वाइट रोज़ मिज़ाइल लेबॉर्ट्री को तबाह करना है, सुना तुमने। दूसरी सूरत में हम पहले एक्रीमिया का मिज़ाइल अड्डा तबाह कर देंगे। पहले भी हमने दानिशतन ऐसा नहीं किया था, वरना इस वक्त हम मिज़ाइल हाउस को आसानी से तबाह कर सकते थे। हमारी एक्रीमिया से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वाइट रोज़ मिज़ाइल इसराइल तैयार कर रहा है ताकि पाकिस्तान के एटमी मराकज़ को तबाह करके वहाँ के करोड़ों अफराद को हलाक कर सके। अब बोलो तुम क्या कहते हो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं ताउन करूँगा। मुझे अब यकीन आ गया है कि तुम लोग फ़ौज के बस के नहीं हो और तुम्हारा मिशन एक्रीमिया के ख़िलाफ़ नहीं है और इसराइल से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, कर्नल सोबरक ने रुक रुक कर कहा। तो फिर बोलो तुम क्या ताउन कर सकते हो, इमरान ने कहा। मैं कर्नल मार्क्स को फ़ोन करके बुलवाता हूँ और उसे कह देता हूँ कि वो आकर तुम्हें हलाक कर दे और फिर लाशें ले जाए। मैं उसे कहूँगा कि मैंने GHQ से तुम्हारी हलाकत की इजाज़त ले ली है, कर्नल सोबरक ने कहा। तुम्हारी GHQ से क्या बात हुई, इमरान ने कहा।
वहाँ इसराइली हुकाम का पैगाम पहुँच चुका था और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें हलाक कर दिया जाए। मैं उन्हें कह दूंगा कि तुम एक बार फिर परसरार तौर पर गायब हो गए हो। कर्नल सोबर्क ने कहा, एक बार फिर सुन लो, अगर तुम्हारे जहन में धोखा देने का कोई प्लान मौजूद है तो उसे जहन से निकाल दो, वरना तुम भी मारे जाओगे और मिज़ाइल हाउस भी तबाह हो जाएगा। इमरान ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल ताउन करूँगा। कर्नल सोबर्क ने कहा, अगर करोगे तो ज़िंदा भी रहोगे, वरना हमारे साथ तो जो होगा सो होगा, तुम ज़रूर मारे जाओगे। और जब तुम्हारी ज़िंदगी ही ना रहेगी तो फिर तुम्हें इसराइल के इस प्रोजेक्ट की मौजूदगी भी कोई फ़ायदा ना पहुँचा सकेगी। इमरान ने कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मैं वाकई तुमसे ताउन करूँगा। कर्नल सोबर्क ने कहा तो इमरान ने उसे आगे की तरफ धक्का दिया। कर्नल सोबर्क चंद लम्हों तक अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मसलता रहा। ओ मेरे साथ, उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। उन दोनों फौजियों की लाशों का क्या होगा? इमरान ने कहा, ये गायब हो जाएंगी, तुम बेफिक्र हो, यहाँ मेरा अपना ग्रुप है। कर्नल सोबर्क ने कहा। फिर सब ऑफिस नुमा कमरे में आ गए। रास्ते में जगह जगह फौजी मौजूद थे, लेकिन जाहिर है वो कर्नल सोबरिक की वजह से उन्हें कुछ ना कह सकते थे। कर्नल सोबरिक ने ऑफिस में पहुंचकर कुर्सी पर बैठकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन ऑन कर दिया। यस कमांडर सोगर बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन सोगर सुनो, बड़े तहखाने में जहां एजेंटों को जंजीरों से बांधा गया था, वहां दो फौजियों की लाशें पड़ी हैं। मैंने जीएचक्यू से बात की थी तो जीएचक्यू ने उन एजेंटों के साथ ताउन करने का हुक्म दिया, लेकिन इन दोनों ने मेरा हुक्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिस पर मैंने इन्हें गोली मार दी। तुम इनकी लाशें उठवा कर खामोशी से समुद्र में डालकर गायब कर दो। कर्नल सोबर्ग ने कहा। यस कर्नल। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल सोबर्ग ने क्रेडिट दबाया और टून आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान के उसके पास खड़ा था, जबकि उसके साथी इधर उधर खड़े थे। लाउडर का बटन चूंकि पहले से प्रेसड था, इसलिए इमरान ने उसे दोबारा प्रेस ना किया था। यस कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही कर्नल मार्क्स की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल सोबर्ग बोल रहा हूँ, मैंने जीएचक्यू से बात कर ली है। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है कि इन खतरनाक एजेंटों को हलाक कर दिया जाए, क्योंकि इनकी यहाँ मौजूदगी से मिज़ाइल हाउस को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसलिए अब कोर्ट मार्शल का ख़तरा ख़त्म हो गया है। तुम चाहो तो आकर इन्हें खुद हलाक कर दो, और अगर कहो तो मैं इन्हें हलाक करके इनकी लाशें तुम्हारी लेबॉर्ट्री में भिजवा दूँ। कर्नल सोबर्ग ने कहा। तुम इन्हें खुद हलाक कर दो और लाशें समुद्र में फेंक दो। अब वाइट रोज़ लेबॉर्ट्री की सूरत भी ओपन नहीं हो सकती, और वैसे भी मैंने क्रैक वाला रास्ता हंगामी तौर पर डिलीट कर दिया है, और क्रैक में भी सुपर मास्टर कंप्यूटर के तहत हलाक कर देने वाली रेस का सिस्टम नस्ब करा दिया है। इसलिए अगर ये लोग क्रैक में दाखिल हुए तो खुद ब खुद हलाक हो जाएंगे। दूसरी तरफ से कर्नल मार्क्स ने जवाब दिया, और उसके साथ ही इमरान समझ गया कि उसे कर्नल सोबर्ग की बात पर यकीन नहीं आया और वो मशकूक हो गया है। ठीक है, जैसे तुम कहो, कर्नल सोबर्ग ने कहा और उसे रख दिया। मैं इसरार नहीं कर सकता था, वरना कर्नल मार्क्स मशकूक हो सकता था। कर्नल सोबर्ग ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ लाजमन वाइट रोज़ मिज़ाइल एरिया की फ़ाइल होगी। इमरान ने कहा। वाइट रोज़ एरिया की फ़ाइल नहीं, यहाँ उसका क्या काम है? कर्नल सोबर्ग ने चूँकर कहा, ये लेबॉर्ट्री एक्रिमिन जजीरे पर है और मुझे एक्रिमिन असूलों का इल्म है। इस लेबॉर्ट्री की बाकायदा फ़ाइल यहाँ रखी गई होगी, और ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। इमरान ने कहा, मैं चेक करता हूँ, मेरे तो जहन में ऐसी बात नहीं थी है। कर्नल सोबर्ग ने कहा, और उसके साथ ही उसने दीवार में मौजूद खुफिया सेफ को खोला और अंदर मौजूद फ़ाइलों को चेक करना शुरू कर दिया। अरे वाकई ये फ़ाइल यहाँ मौजूद है। कर्नल सोबर्ग ने एक फ़ाइल उठाकर देखते हुए कहा तो इमरान ने उसके हाथ से फ़ाइल ले ली। मुझे इजाज़त दो, मैंने बहुत से काम करने हैं। कर्नल सोबर्ग ने कहा। तुम फ़ोन पर काम करवा सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने फ़ाइल खोली और उसमें मौजूद कागजात को पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। फ़ाइल में लेबॉर्ट्री के बारे में ना सिर्फ तफसीलात मौजूद थीं, बल्कि नक्शा भी मौजूद था। इमरान काफ़ी देर तक नक्शे को देखता रहा, फिर उसने फ़ाइल बंद कर दी। यहाँ असले का स्टोर तो होगा? इमरान ने कर्नल सोबर्ग से पूछा। हाँ, ऑफिस के साथ मुलाका असले का स्टोर है। कर्नल सोबर्ग ने कहा। मार्शल, तुम जाकर वहाँ से स्पेशल सील्ड वे खोलने के लिए ज़रूरी असला ले आओ। इमरान ने सफदर की तरफ देखते हुए कहा। कहाँ है स्टोर? चलो मेरे साथ, सफदर ने कहा, और फिर वो कर्नल सोबर्ग के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तनवीर भी उनके पीछे चला गया। क्या कोई लाइन ऑफ एक्शन सामने आ गई है? जूलिया ने कहा। हाँ, इस लेबॉर्ट्री का एक स्पेशल वे भी है, जिसे उन्होंने यकीनन सील्ड किया होगा, लेकिन रेड ब्लॉक से सील्ड ना किया होगा, बल्कि जर्नल होगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन वो अड्डे से हमें चेक कर लेंगे इस बार। साला ने कहा। लेबॉर्ट्री की हिफाजती इंतजामात की तफसील मौजूद है, फिर हम मिलिट्री यूनिफॉर्म में यहाँ से जाएंगे। इमरान ने कहा, और साला ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल मार्क्स जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिस में दाखिल हुआ, फ़ोन की घंटे बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ। कर्नल मार्क्स ने तेज़ लहजे में कहा, और फिर दूसरी तरफ से कर्नल सोबर्ग की आवाज़ सुनकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। कर्नल सोबर्ग ने उसे बताया था कि उसने जीएचक्यू से बात कर ली है, इसलिए अब इन एजेंटों को हलाक किया जा सकता है,
वो उसे खुद आकर उन्हें हलाक करने और या उनकी लाशें लेबॉर्ट्री भिजवाने का कह रहा था, लेकिन कर्नल सोबर्स ने उसे कह दिया कि उसने लेबॉर्ट्री की हिफाजत के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और अब वो लेबॉर्ट्री किसी सूरत ओपन नहीं कर सकता, इसलिए वो इन एजेंटों को खुद हलाक करके इनकी लाशें समंदर में फेंक दें। और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। बस ये एक ख़तरनाक एजेंट इन फौजियों के बस का रोग नहीं, साइड पर बैठे हुए मार्टिन ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, और बॉस राल्फ ने भी बराह रास्त कहा है कि किसी सूरत लेबॉर्ट्री ओपन ना करूं और हिफाजती इंतजाम नस्ब कर दूं। उसने मुझे तुम्हारे सामने डांटा था कि मैंने उन्हें ज़िंदा क्यों रखा, इसलिए मैंने अब फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, लेबॉर्ट्री ओपन नहीं होगी। वैसे भी मेरी इंटरजेक्शन से बात हुई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने तेज़ कर दिया और अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों में मिसाइल फायरिंग पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए अब हमें मज़ीद मोहतात रहना होगा, कर्नल मार्क्स ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। बस ये लोग वाकई हद दर्जा ख़तरनाक हैं। मेरे तो तसव्वुर में भी ना था कि वो लोग इस तरह लेबॉर्ट्री में दाखिल हो सकते हैं। हाँ, इस खबर ने मेरा जहन भी माऊफ कर दिया। बहरहाल अब वो क्रैक को भी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले हमें इस क्रैक के बारे में इल्म ना था, वरना हम इसे पहले ही बंद करवा देते, कर्नल मार्क्स ने कहा और मार्टी ने इस बात में सर ला दिया। और फिर तकरीबन घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल मार्क्स ने चूक कर रिसीवर उठा लिया। कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ, कर्नल मार्क्स ने कहा। कर्नल सोबर को बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल सोबर की आवाज़ सुनाई दी। ओ आप, क्या हुआ उन एजेंटों का? कर्नल मार्क्स ने चूक कर पूछा। यही बताने के लिए मैंने फ़ोन किया है। मैंने उन एजेंटों को हलाक करके उनकी लाशें समंदर में डलवा दी हैं, कर्नल सोबर्ग ने कहा। क्या उन दोनों औरतों को भी हलाक कर दिया या नहीं? कर्नल मार्क्स ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, क्यों? कर्नल सोबर्ग ने चूक कर पूछा। इसलिए कि पहले उन्हीं दोनों औरतों की वजह से कमांडर स्मिथ और उसके साथियों के साथ साथ जनरल हेनरी और उसका पूरा अमला हलाक हो गया था। कर्नल मार्क्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे कमांडर स्मिथ जैसा कोई शौक नहीं, कर्नल सोबर्ग ने हंसते हुए कहा। ओके, ठीक है कर्नल सोबर्ग, आपने अच्छा किया है, मेरे लाई की खिदमत। कर्नल मार्क्स ने कहा। नहीं, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था कि ताकि आपको इतला हो जाए, अब आपकी लेबॉर्ट्री को कोई ख़तरा नहीं बाकी नहीं रहा, कर्नल सोबर्ग ने कहा। थैंक यू। वैसे भी हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम हर लिहाज से महफूज हैं और अब तो सिर्फ 2 रोज़ का काम बाकी रह गया, फिर मसला ही ख़त्म हो जाएगा, कर्नल मार्क्स ने जवाब दिया। ठीक है, ओके, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल मार्क्स ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। मार्टी, कर्नल मार्क्स ने रिसीवर रखते हुए मार्टी से मुखातब होकर कहा। स्क्रीन पर जजीरे को फोकस करो, मुकम्मल तौर पर वाइट रोज़ लेबॉर्ट्री को चारों तरफ से। कर्नल मार्क्स ने कहा। क्यों बॉस, अब तो वो एजेंट भी ख़त्म हो गया, कर्नल मार्टी ने कहा। मैं हर तरफ से मुतवाज़ रहना चाहता हूँ, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, कर्नल मार्क्स ने कहा। इसका मतलब है कि आप कर्नल सोबर्ग की बात से मुतमिन नहीं हैं? मार्टी ने मशीन को ऑपरेट करते हुए कहा। नहीं, मैं मुतमिन हूँ, लेकिन फिर भी मुतहत रहना ज़रूरी है। हो सकता है इन लोगों का कोई दूसरा ग्रुप भी हो और हम मुतमिन होकर बैठ जाएँ, कर्नल मार्क्स ने कहा। और इस बार मार्टी ने इस अंदाज़ में सर हिला दिया जैसे वो कर्नल मार्क्स से मुतफिक हो। फिर कर्नल मार्क्स के सामने मौजूद स्क्रीन पर एक धमाके से एक मंजर उभरा और स्क्रीन पर चारों हिस्सों में तकसीम हो